Hello, good morning students. How are you? I hope you will be very fine. Okay, so let's get started. और अभी हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किया था, उसके अचीवमेंट्स एंड उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो अब हम आज का जो टॉपिक है अपना दैट इज मोजलेस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो आपके आज पीरियोडिक टेबल जिसे आप पढ़ते हैं समझते हैं वो एक्चुअली में कैसे बनी, तो कहाँ से मतलब जो मेंडलीव कमी छोड़ गया था वो कैसे दूर हुई और वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो देयर वाज ए साइंटिस्ट इन 1913 हेनरी मॉजली। हेनरी मॉजली एक साइंटिस्ट था और वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नॉट रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल एंड ऑल। उसका पीरियोडिक टेबल वगैरह से कुछ नहीं था उसका, वो कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या किया कि कुछ मेटल्स को लिया और मेटल्स के ऊपर उसने कैथोड रेज को बॉम्बार्ड किया। आप जानते हो कैथोड रेज आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा है। उसने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लिए और उन मेटल्स के ऊपर कैथोड रेज को बॉम्बार्ड किया। ओके, और इन कैथोड रेज ने उन मेटल में से एक्स रेज को जनरेट किया। जब कैथोड रेज मेटल के ऊपर टकराई तो इनमें से एक्स रेज बाहर निकली। ये हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड और एनोड रेज बेटा पढ़ा था ना, तो वहां पे एक स्टेटमेंट थी कि कैथोड रेज में ये एबिलिटी होती है कि ये कुछ मेटल्स के ऊपर अगर गिरे तो उन मेटल में से एक्स रेज बाहर निकलती है, एक्स किरणें जो है वो बाहर निकलती हैं, जैसे मोलिब्डेनम हो गया, जैसे टंगस्टन हो गया। ठीक है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, टंगस्टन डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिब्डेनम एमओ। इन दोनों पे अगर गिरे ये कैथोड रेज तो इनमें से एक्स रेज बाहर निकलती हैं। ये बेटा वही किरणें होती हैं, जैसे तुम्हारे कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवा लो, तो उस मशीन में से एक्स रेज बाहर निकलती है जिससे वो इमेज बनती है हड्डी की। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि कहाँ पे क्या जो हड्डी है वो टूटी हुई है। तो इनके ऊपर एक्स रेज, जैसे मेटल के ऊपर ये कैथोड रेज डाली इनमें से एक्स रेज बाहर निकली। हर मेटल के ऊपर जैसे वो अलग अलग मेटल के ऊपर डालता गया, अलग अलग मेटल के ऊपर जब उसने ये इलेक्ट्रॉन की बीम डाली तो एक्सरेज बाहर निकली, और जो एक्सरे बाहर निकलती गई हर मेटल के लिए अलग अलग, वो उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट करता गया, फ्रीक्वेंसी निकालता गया। ठीक है, उसने इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को जो है वो कैलकुलेट किया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ये वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। वेव की एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है वेव लेंथ। ठीक है, वेव आप समझते हो, जैसे मान लीजिए कोई वेव है वो यूं चल रही है ऐसे। ठीक है, तो एक तो बोला जाता है कि वेव की वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ का क्या मतलब है कि ये जो उभरे हुए पोर्शन है इसके एक सेंटर से लेके इसके दूसरे सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस वेव की वेवलेंथ है। या फिर यहाँ ये जो आपको नीचे ढलान सी नजर आ रही है, इनके दो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो क्या है, वेवलेंथ। आप समझ सकते हो दोनों बराबर ही होंगी। ठीक है, ये तो होती है किसी वेव की वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैं यहां पे एक पॉइंट बना दूं, ये वाला ये पॉइंट है। ठीक है, कितनी वेव्स इस पॉइंट में से पास हो सकती हैं एक सेकंड के अंदर, वो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कि इस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मान लो आप कि इस पॉइंट में से एक सेकंड में से कितनी वेव गुजरेगी, वो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी वेवलेंथ होती है। वो अलग अलग मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डालता गया और उनसे निकलने वाली एक्सरेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट करता गया। ठीक है, और उसने फिर क्या किया बेटा, एक ग्राफ प्लॉट किया उसने बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। वो एक चीज चेक करता गया कि जो फ्रीक्वेंसी है ना ये कुछ रिलेशनशिप दिखा रही है एटॉमिक नंबर के साथ। उसने क्या किया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर और यहाँ पे उसने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी, और एक ग्राफ प्लॉट करता गया। जैसे मान लो मेरे पास भैया एटॉमिक नंबर यहाँ पे कोई है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, फिर उसका एटॉमिक नंबर यहाँ फ्रीक्वेंसी ये, तो उसको ना एक स्ट्रेट लाइन मिली। मतलब उसने जब अपने ग्राफ को प्लॉट किया
तो उसको एक स्ट्रेट सी लाइन मिली। अब इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जब आप एक्स वाई जेड एक्सिस को देखते हैं तो ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ रही है। देखो जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहां माना, एक यहां माना और एक यहां माना। इस पॉइंट के ऊपर एटॉमिक नंबर को ये है और फ्रीक्वेंसी ये है। इस पॉइंट पे जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। इस पॉइंट पे जैसे ही फिर एटॉमिक नंबर बढ़ा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। समझ रहे हो, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं जैसे 2 4 5 7, इधर आपकी फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि भाई जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर के। कि अगर किसी मेटल का एटॉमिक नंबर बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही थी, कम आ रही थी। तो मोजले ने ये कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द इमिटेड ऑफ द एक्सरेज। ठीक है, जो एक्सरे इमिट हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशनशिप होता है एटॉमिक नंबर से एंड नॉट विद द एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। समझ रहे हो आप, भाई एटम क्या है कि यहाँ पे एटम का सारा मास होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर घूमते रहते हैं। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो एटॉमिक नंबर होता है, जबकि मास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अगर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एटॉमिक नंबर पे, वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के उसके ऊपर नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेस बाहर निकलेगी, आपके न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं इस चीज में। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि किसी एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी मेटल से जो निकल रही है, जबकि ये सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसने ये बात कंक्लूड की कि अब तक जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, डबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, जिन्होंने सबने बेस माना एटॉमिक मास को। ठीक है, तो एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है मेटल से, एक्सरेज की, वो तो एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रही है, एटॉमिक मास से रिलेट नहीं कर रही। अगर वो यहाँ एटॉमिक मास प्लॉट करता, ठीक है, तो उसकी लाइन ये सीधी नहीं आ रही थी। इसका मतलब एटॉमिक मास से नहीं, एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली रिलेट करती है कौन, फ्रीक्वेंसी, जो कि एक्सरेज की है। तो फिर उसने सोचा कि अगर ये जितने भी सारे लॉज हैं, जितनी भी टेबल बनाने की कोशिश की गई है, इनमें गलती आ रही है, क्योंकि इन सब ने एटॉमिक मास को चूज कर रखा है अपने मेन क्राइटेरिया के तौर पे। क्यों ना हम इसकी जगह एटॉमिक नंबर को चूज करें, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज 9th में भी बताई थी। इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस है वो तो यूजुअली अंदर सिचुएटेड होता है, तो जो रिएक्शंस वगैरह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ही सब कुछ डिसाइड करता है, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, तो मोजले का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बेटा, इसको 3 साल पहले सीबीएसई पूछ चुकी है कि वो कौन साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर को इतनी इंपॉर्टेंस दिया, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आया, जबकि पहले तो सब एटॉमिक मास को बेस मान रहे थे। तो इट इज हेनरी मोस्ली। ठीक है, तो अब सब कुछ जो चीजें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट होती चली गई। अब अगर हम एटॉमिक मास की जगह नंबर को बेस मान के चले तो काफी कुछ जो लिमिटेशन थी पुराने पीरियोडिक टेबल की वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई बेटा, क्लियर। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे द ओल्ड पीरियोडिक लॉ, जिसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, that all chemical and physical properties of an element are the periodic function of their atomic masses। अब हम उसको करेक्ट कर देते हैं। तो now the modern periodic law, after this work, modern periodic law, and it states that all physical and chemical properties, physical and chemical properties are periodic function of their atomic number। ठीक है,
कुछ नहीं करना, ओल्ड और न्यू में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एटॉमिक मास को आप रिप्लेस कर देंगे बाय एटॉमिक नंबर। तो आज का जिसपे आज की पीरियोडिक टेबल आपकी बनी है वो क्या कहता है लॉ, कि जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, किसी एटम की, वो फंक्शन का मतलब डिपेंड करती है ऑन देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन द एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट properties are decided according to the atomic number and not according to the atomic mass। ये तब आया जब हेनरी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने कंक्लूड की ये बात कि एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी, नॉट विद द एटॉमिक मास। ठीक है, अब एक बात जो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बाकी कोई भी नहीं कर पाया था एक्सप्लेन, दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि एक्चुअली में जो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज है। व्हाई, क्यों ऐसा हो ही क्यों रहा है कि एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज है प्रॉपर्टी में। तो अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो द कॉज फॉर द पीरियोडिसिटी इज द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कारण होता है बेटा पीरियोडिसिटी का। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो एक वर्टिकुलर में रखे जाते हैं, ग्रुप्स में रखे जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में समानता इसलिए होती है बेटा क्योंकि दे हैव ए रेगुलर रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन एलिमेंट्स की बाहरी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको क्या मिलेंगी बेटा, एक जैसी मिलेंगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोई ले रहा है कोई दे रहा है ताकि ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो जाए, इसी नाते वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके दोनों के बाहर वाली शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में एक गुण पाया जाएगा कि वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दोनों ही कैटाइन बनाएंगे। ठीक है, दोनों ही रिएक्टिव होंगे क्योंकि जल्दी चाहेंगे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाए। तो जिन एलिमेंट्स की बाहर की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है उनकी प्रॉपर्टीज में भी आपको क्या मिलेंगे बेटा, समानता मिलेगी। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स आपको एक ग्रुप में नजर आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में समानता है, और अगर आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो भी आपको सिमिलर मिलेगी। हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, आप इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं बिकॉज हम हाइड्रोजन को भी ऊपर लिखते हैं। अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1, लिथियम की 2 और 1, सोडियम की क्या हो जाएगी बेटा 2, 8 और 1। ठीक है, पोटेशियम की हम क्या लिखेंगे 2, 8, 8, 1। ये आपको समझा रखा है कि कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2, 8, 18, 8 और 1। तो पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो आगे भी नीचे आप कर सकते हैं। इसके नीचे सीजियम आएगा, देन इसके नीचे फ्रेंचियम आएगा। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको बाहर वाला जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को एक ही वर्टिकल कॉलम में या ग्रुप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में समानता है। और वो क्यों है, क्योंकि इनकी जो बाहर की कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसी है। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अपनी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उससे। तो ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो सबके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, तो मेटल वाले सारे गुण इनमें मिलेंगे। मेटल है तो इनकी ऑक्साइड बेसिक होंगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज में समानता है बिकॉज दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अलावा। जैसे हम हेलोजन फैमिली को चूज कर लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से तुम चूज करोगे। तो फ्लोरीन का हो जाएगा बेटा 2 और 7, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2, 8 और 7। आगे तुम कंटिन्यू करोगे तो भी और इधर कंटिन्यू करोगे तो भी। इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा कितने आएंगे बेटा आपके 7 ही आएंगे। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज में समानता है बिकॉज इन सब की वैलेंसी एक है।
सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 दे तो नहीं सकेंगे, एक लेंगे तो सबके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। ठीक है, ये भी काफी रिएक्टिव है क्योंकि सिर्फ इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो जिनकी बाहरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको समानता मिलेगी उन एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटीज मिलेगी। अब एक चीज देखो, क्या मैं लिथियम को और मैग्नीशियम को प्रॉपर्टीज में एक जैसा बता सकती हूँ? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही रिएक्टिव हैं, पर लिथियम चलो मैग्नीशियम में नहीं, जैसे तुम एल्यूमिनियम मान लो, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद चलो मैं मैग्नीशियम यहाँ ले लेती हूँ। तो लिथियम है 2 और 1, एल्यूमिनियम है 2 8 और 3 और मैग्नीशियम है 2 8 और 2। तो यहाँ बाहर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। क्योंकि इनकी बाहरी कॉन्फ़िगरेशन में समानता नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी आपको समानता देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में साथ रखे गए और उनकी प्रॉपर्टीज में समानता है, जरूर उनकी कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको समानता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ ये एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। बट अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम इनको चेक करूं, कैल्शियम, ठीक है, तो इनको क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 2, एटॉमिक नंबर 4, दिस इज 2 8 and 2 एंड दिस इज 2 8 8 and 2। तो यहाँ इन तीनों के दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहर की कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों की सेम है, तो ये प्रॉपर्टीज में भी आपको क्या मिलेंगे बेटा, सेम मिलेंगे। तो ये तीन एलिमेंट आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे बिकॉज दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछे कि बेटा बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जो कैल्शियम है वो समानता क्यों दिखा रहे हैं, तो आप कहोगे कि मैडम एक रेगुलर इंटरवल के बाद ना एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन आती है, जैसे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गई, फिर उसके बाद लिथियम की फिर 2 और 1 हो गई, फिर उसके बाद सोडियम की 2 8 1 हो गई, फिर उसके बाद पोटेशियम की 2 8 8 1 हो गई। मतलब एक रेगुलर टाइम के मतलब एटॉमिक नंबर के दौरान, एक रेगुलर इंटरवल के दौरान वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रिपीट होती, जैसे बेरिलियम की होगी, बेरिलियम के बाद फिर मैग्नीशियम की वैसी होगी, मैग्नीशियम के बाद फिर कैल्शियम की वैसी होगी। तो जब साइंटिस्ट एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे तो जो एलिमेंट ऊपर नीचे आ रहे थे प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज की वजह से, एक्चुअल कारण उनका ये था कि एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसी आ जाती है, तो जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसी है आप उनको ऊपर नीचे रखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा प्रॉपर्टीज के लिए, और जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेम है तो वो सेम तरह का बिहेवियर भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, you all know about these 4 numbers 2 8 18 and 32। हमने 9th में इनको मैजिक नंबर्स बोला था, दीज आर मैजिक नंबर्स। क्यों बोलते बेटा इनको मैजिक नंबर्स, बिकॉज ये वो नंबर है जिनके बाद प्रॉपर्टीज गेट्स रिपीटेड। ठीक है, 2 एलिमेंट के बाद, 8 एलिमेंट के बाद, फिर 18 एलिमेंट के बाद, फिर 32 एलिमेंट के बाद, तो हम पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग 2 8 18 और 32 इनको मैजिक नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बेटा, रिपीट हो जाएंगी। कैसे, चलो एक दो मैं आपको समझा देती हूँ। एक और बात बेटा, जो टॉपिक आज मैंने शुरू किया है उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो मैंने देख लिए थे, काफी आसान थे, दैट्स व्हाई मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाए। तो वो आपका काम रहेगा कि आज का टॉपिक लिखने से पहले आप पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल का किया, उसके बाद ये वाला टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हाइड्रोजन है, देन हीलियम है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सोड, ऐसे आप लिखोगे। तो पहला क्या है मैजिक नंबर 2, कि दूसरे जो एलिमेंट है, जैसे 2 एलिमेंट के बीच में सिमिलैरिटीज है, तो देखो 1 2 3, मतलब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो इसके बाद 1 और 2, इन 2 एलिमेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी है ना भाई, हाइड्रोजन और लिथियम एक के ही है। अब देखो लिथियम तक सिमिलैरिटी आ गई, उसके बाद आएगा 8, तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी में समानता है, तो भाई लिथियम सोडियम जैसा है। तो इसी तरह से आप आगे चेक करोगे तो कि 2 8 18 32 जो नंबर है ये मैजिक नंबर्स हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ के आगे वाला एलिमेंट देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज में आपको क्या मिलेंगी, समानता मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कल हम पढ़ेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मॉजले के काम के बाद जब हमने एटॉमिक मास को एक साइड में रख के और एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, तो हमारे पास क्या पीरियोडिक टेबल जो है वो निकल के आई। कुछ कमियां जो मेंडलीव नहीं समझा पाया था वो उसकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई जब हमने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को छोड़ के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को जो है वो बेस माना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, उसके बाद ये टॉपिक करना। ओके बेटा।